हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य आज आपको राजस्थान जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर आया हूँ। ये टॉपिक जो है सिलेक्शन वाला टॉपिक है। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेगिस्तान फैला हुआ है? राज्य के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेगिस्तान फैला हुआ है? ऑप्शन देखिए, 75,000 वर्ग किलोमीटर, या 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, या 2,75,000 वर्ग मीटर, और या 1,75,000 वर्ग मीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर रेगिस्तान फैला हुआ है? राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर रेगिस्तान फैला हुआ है? ऑप्शन देखिए, 61%, 40%, 50% या 30%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एक नंबर वाला 61%। दोस्तों राजस्थान के अंदर 61% भूभाग पर रेगिस्तान यानी पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है वो फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? ऑप्शन है थाली, थली, मरु या मेरू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का थली। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं? ऑप्शन है 12 जिले, 14 जिले, 10 जिले या 16 जिले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का 12 जिले। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी पूरी विस्तार से जानकारी आपको ये तो पता ही है कि राजस्थान के 4 भौगोलिक प्रदेश है। उसमें ये जो पहला भौगोलिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके बारे में ये वीडियो है। बाकी 3 प्रदेशों के बारे में अब कंटिन्यू में 3 वीडियो बनाऊंगा और एग्जाम की दृष्टि से ये चारों वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों देखिए, मानचित्र आपके सामने दिया हुआ है। मानचित्र के अंदर पश्चिमी मरुस्थल का जो प्रदेश है उसके अंदर कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। दोस्तों टोटल कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। और ये राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो उत्तर आएगा 61% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है। और यहाँ पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। और इसके अंदर अब कौन कौन से 12 जिले आते हैं, वो जिलों के जो नाम है वो पीले रंग के अंदर लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं चित्र है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, पाली और जालोर। ये जो हैं ये 12 जिले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आते हैं। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है ये अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर अवस्थित है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर अवस्थित है। तो इस मानचित्र की सहायता से आप ये पूरी डिटेल जो है एग्जाम की दृष्टि से अच्छी तरह याद कर सकते हैं और एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 210 से 300 मीटर के मध्य, या 310 से 500 मीटर के मध्य, या 510 से 600 मीटर के मध्य, और या 610 से 900 मीटर के मध्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का 210 से 300 मीटर के मध्य। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की औसत ऊंचाई 210 से 300 मीटर के मध्य है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी? ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का 25 सेंटीमीटर। दोस्तों पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग है उसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में अलग करती है। पहले भाग का नाम है पश्चिमी विशाल मरुस्थल, जिसको रेतीला शुष्क मैदान भी कहा जाता है। दूसरा जो भाग है उसका नाम है राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क मैदान। राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क मैदान या अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पूरी जानकारी एग्जाम की दृष्टि से हर लाइन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए, भारत में स्थित थार का मरुस्थल का 62% क्षेत्र राजस्थान में विद्यमान है।
भारत में जो थार मरुस्थल स्थित है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में विद्यमान है, तो उत्तर आएगा 62% विद्यमान है। ठीक है। फिर है राजस्थान के पश्चिमी भाग में अवस्थित यह मरुस्थलीय प्रदेश अरावली पर्वतमाला के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अरावली पर्वतमाला के किस भाग में स्थित है, तो उत्तर आएगा पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भाग में। ठीक है। फिर है इस मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान के 12 जिले आते हैं जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए थे, जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए भी हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, जैसे 4 जिलों के नाम दे देते हैं कि निम्न में से कौन से जिले जो हैं वो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के अंदर नहीं आते हैं, तो 4 ऑप्शन दे देते हैं। अब उसमें अगर ये जिलों के नाम आपके याद नहीं तो आप वो उत्तर नहीं करके आ सकते। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, अगला देखिए, यह प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61% भाग पर फैला हुआ है तथा यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है ये राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है, 61% भाग में फैला हुआ है। और यहाँ कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए दोस्तों, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा अरावली पर्वत श्रेणी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा व महान भारतीय जल विभाजक रेखा द्वारा निर्धारित होती है। अब दोस्तों, पश्चिम का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो मरुस्थलीय प्रदेश पूर्व की तरफ उसका बॉर्डर किससे निर्धारित होता है, पूर्व की तरफ उसका विस्तार कहाँ तक है, इसका निर्धारण कैसे होता है, तो इसका निर्धारण दोस्तों एक तो अरावली पर्वतमाला से होता है कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम का जो भाग है उसको बोलेंगे अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरी बात, इसका निर्धारण होता है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से। अब समवर्षा रेखा का मतलब क्या होता है कि समान वर्षा प्राप्ति वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, समान वर्षा प्राप्ति वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं समवर्षा रेखा। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश प्लस अरावली पर्वतमाला, इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर निर्धारण करने का कार्य करती है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। ठीक है। फिर तीसरा, इनके बीच में बॉर्डर का निर्धारण किससे किया जाता है, महान भारतीय जल विभाजक रेखा। अब महान भारतीय जल विभाजक रेखा का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अरब सागरीय नदी तंत्र है और बंगाल की खाड़ी का जो नदी तंत्र है, इनको जो अलग करने वाली रेखा है, अरब सागरीय नदी तंत्र एवं बंगाली खाड़ी के नदी तंत्र को अलग करने वाली जो रेखा है, विभाजक रेखा है, उसको बोलते हैं महान भारतीय जल विभाजक रेखा। तो ये जो है ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करते हैं कि भाई पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पूर्व के अंदर कहाँ तक विस्तृत है, इसका निर्धारण इनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए, इस मरुस्थलीय प्रदेश की लंबाई 640 किलोमीटर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है तथा चौड़ाई 300 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की ओर है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, याद रखना कि ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी लंबाई तो है 640 किलोमीटर, किधर से किधर तक, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। ठीक है। और इसकी चौड़ाई है 300 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ तक, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। फिर देखिए, यह राजस्थान के लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तारित है, जिसमें रेतीले शुष्क मैदान यानी शुष्क मरुस्थल 1,00,000 किलोमीटर क्षेत्र में तथा अर्ध शुष्क मैदान यानी बांगर प्रदेश 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो याद रखना दोस्तों इस चीज़ को अच्छी तरह कि पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है वो राजस्थान के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और वैसे 61% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो प्रतिशत पूछा जाएगा तो 61% आएगा और वर्ग किलोमीटर पूछा जाएगा तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर आएगा। ठीक है। अब इसके दो पार्ट हो गए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो रेतीला शुष्क मैदान जिसको शुष्क मरुस्थल भी बोलते हैं अपन, तो उसका तो है 1,00,000 किलोमीटर क्षेत्र। ठीक है। और दूसरा है अर्ध शुष्क मैदान जिसको बांगर प्रदेश भी बोलते हैं या अर्ध शुष्क मरुस्थल भी बोलते हैं, तो वो फैला हुआ है 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय टेथिस सागर का अवशेष होने का निम्न में से कौन सा प्रमाण है। पश्चिमी मरुस्थलीय टेथिस सागर का अवशेष होने का निम्न में से कौन सा प्रमाण है। ऑप्शन है खारे पानी की झीलें होना, खनिज तेल की प्राप्ति होना, बाड़मेर में जलीय जीवों के अवशेष
या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अब देखिए दोस्तों पूरी जानकारी देखिए आप। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसको पश्चिमी रेतीले मैदान के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको स्थानीय भाषा में थली कहा जाता है, याद रखना। फिर है राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों ये, याद रखना। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। और पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है वो किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। तो दोनों ही प्रदेश जो है ये 33 सागर का अवशेष है। और एक प्रदेश जो राजस्थान का है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जिसको हाड़ौती पठार कहा जाता है, वो किसका अवशेष है? वो है गोंडवाना लैंड का अवशेष। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में यानी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में टर्शियरी और प्लीस्टोसीन काल की परतदार चट्टानें, जिनको अवसादी चट्टानें कहते हैं ना, उनके अवशेष मिलते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यहाँ एक विशाल समुद्र यानी 33 सागर विद्यमान था। मतलब ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है दोस्तों, इसमें ये टर्शियरी काल की और प्लीस्टोसीन काल की परतदार चट्टानें मिलती हैं। परतदार चट्टानों को वैसे बोलते हैं अवसादी चट्टानें। तो ठीक है, तो इन परतदार चट्टानों का मिलना प्लस इन चट्टानों के मध्य अवशेष मिलना, विशाल जीवों के अवशेष मिलना, इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर पहले कोई समुद्र विद्यमान था। फिलहाल ये मरुस्थल है, लेकिन किसी जमाने में यहाँ पर कोई विशाल समुद्र विद्यमान था। इसके अलावा मरुस्थलीय प्रदेश में यानी रेगिस्तानी क्षेत्र में ये जो प्रमाण मिले, मैं बता रहा हूँ नीचे लिखे हुए, ये जो प्रमाण मिले हैं इनसे भी पता चलता है कि आज यहाँ पर मरुस्थल है, लेकिन किसी जमाने के अंदर यहाँ पर 33 सागर था, मतलब विशाल समुद्र था। ठीक है, तो कौन कौन से प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं ये बात कि एक तो यहाँ पर खारे पानी की झीलें होना। देखो दोस्तों राजस्थान में जितने भी खारे पानी की झीलें हैं वो सारी की सारी इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर विद्यमान है। तो एक तो ये सिद्ध करता है कि यहाँ पर किसी जमाने में समुद्र होता था। ठीक है, दूसरा बाड़मेर और जैसलमेर में खनिज तेल की प्राप्ति होना। दोस्तों आपको पता ही है कि बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में फिलहाल वर्तमान के अंदर बहुत ही खनिज तेलों के भंडार मिले हुए हैं। तो इससे भी क्या पता चलता है कि किसी जमाने के अंदर यहाँ पर समुद्र विद्यमान था। तीसरी बात, बाड़मेर जैसलमेर के राष्ट्रीय मरुद्यान में स्थित आकलवुड फॉसिल पार्क में वनस्पति और जलीय जीवों के अवशेष प्राप्त होना। दोस्तों राष्ट्रीय मरुद्यान ये बाड़मेर और जैसलमेर 2 जिलों के अंदर अवस्थित है। आकलवुड फॉसिल पार्क में जो वनस्पति हैं और जो जलीय जीव हैं, प्राचीन वनस्पति और जो जलीय जीवों के अवशेष मिले हैं, उनसे भी ये पता चलता है कि किसी जमाने के अंदर ये जो भूभाग था ये क्या था? जलीय भाग था, यानी समुद्री प्रदेश था। लेकिन फिर भूगर्भिक हलचलों के कारण से, प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण से ये जलीय भाग जो है किस में तब्दील हो गया? मरुस्थलीय भाग के अंदर तब्दील हो गया। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेतीला शुष्क मैदान राजस्थान के कितने भूभाग में अवस्थित है? रेतीला शुष्क मैदान राजस्थान के कितने भूभाग में अवस्थित है? ऑप्शन है 1 लाख वर्ग किलोमीटर में, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में, या 1 लाख वर्ग मीटर में, या 1,75,000 वर्ग मीटर में। तो इसका सही उत्तर होगा पहले नंबर का 1 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, रेतीला शुष्क मैदान राजस्थान के जो कुल क्षेत्रफल है उसका 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्ध शुष्क मैदान, अर्ध शुष्क मैदान जिसको बांगर प्रदेश भी बोलते हैं दोस्तों, राजस्थान के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ऑप्शन देखिए 75,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, या 2,75,000 वर्ग मीटर, या 1,75,000 वर्ग मीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पहले नंबर का 75,000 वर्ग मीटर। दोस्तों अर्ध शुष्क मैदान या अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगर प्रदेश राजस्थान के 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब देखिए दोस्तों, आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने ये रेखा चित्र के माध्यम से पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसको समझाया है। दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसको पश्चिमी रेतीला मैदान भी कहते हैं, उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उसका नाम है रेतीला शुष्क मैदान या रेतीला शुष्क मरुस्थल। दूसरे भाग का नाम है अर्ध शुष्क मैदान या अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगर प्रदेश। ठीक है, अब रेतीला शुष्क मैदान है उसको पुनः 2 पार्टों में बांटा गया है। पहले का नाम है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश
और दूसरे का नाम है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं अर्ध शुष्क मैदान या अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसको 4 भागों में बांटा गया है। अब 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है लूनी बेसिन, दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, दोस्तों लिखने में थोड़ा सुखावाटी लिखा गया है, ये शेखावाटी प्रदेश है। ठीक है, तीसरा है नागौरी उच्च प्रदेश और चौथा है घग्गर मैदान। तो दोस्तों अब एग्जाम में इनमें कुछ भी प्रश्न आ सकता है कि जैसे लूनी बेसिन जो है वो किस प्रदेश का अंग है, तो उत्तर आएगा अर्ध शुष्क मैदान का अंग है। ठीक है, शेखावाटी प्रदेश जो है ये किस मैदान का, किस प्रदेश का भूभाग है, तो उत्तर आएगा अर्ध शुष्क मैदान का। ठीक है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। अब देखिए दोस्तों, मानचित्र की सहायता से पूरी स्थिति आपके सामने क्लियर है। पिछले मानचित्र में अपन ने बताया था कि जो पीले रंग में जिलों के नाम लिखे हुए हैं 12 जिले, ठीक है, ये इसको बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के उत्तर पश्चिम के अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में स्थित जो भाग है इसमें फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी 61% क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। ये इस पे पूरी स्क्रीन पे पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप इनको देख करके आराम से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब इसको दोस्तों 2 पार्टों में बांटा गया है। देखिए आपके बाएं साइड में लिखा हुआ है रेतीला शुष्क मैदान, और फिर बच गया वो क्या हो गया, अर्ध शुष्क मैदान। बच गया वो का मतलब ये है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो भाग बच गया, अरावली पर्वतमाला के पूर्व वाला जो भाग बच गया वो है अर्ध शुष्क मैदान, जिसको अर्ध शुष्क मरुस्थल भी बोलते हैं। तो रेतीला शुष्क मैदान जो है ये तो है 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में, और अर्ध शुष्क मैदान है ये है 75,000 वर्ग किलोमीटर में, और टोटल मिलाकर के वो बन गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये हो गया 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, अब देखिए इनकी लंबाई और चौड़ाई। तो इधर आपके दाएं साइड में ऊपरी ऊपर लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लंबाई तो है 640 किलोमीटर इस प्रदेश की, और पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई है इसकी 300 किलोमीटर। तो आप दोस्तों इस स्क्रीन को रोक करके इन चीज़ों को आराम से समझिए, अपने दिमाग में फिट कीजिए, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं और आएंगे। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? देखिए बरखान, पैराबोलिक, गोराउड या तारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा 3 नंबर का गोराउड। ये जो है ये मरुस्थल में स्थित बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, जबकि मरुस्थल के अंदर ये बालू का स्तूप है। बरखान, पैराबोलिक, तारा ये सभी स्थित हैं, लेकिन गोराउड स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं? थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बरखान, सम, रण या खड़ीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का बरखान। दोस्तों थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बरखान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में बड़ी संख्या में बालू का स्तूप पाए जाते हैं? राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में बड़ी संख्या में बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ऑप्शन है शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, बांगर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल जो है रेतीला शुष्क मैदान है, उसका फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल में क्या है, बालू का स्तूप बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रण राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में पाए जाते हैं? रण राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में पाए जाते हैं? ऑप्शन है अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार या पूर्वी मैदान। दोस्तों लिखने में मिसप्रिंट हो गया पूर्वी मैदान। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सेकंड नंबर का थार का मरुस्थल। दोस्तों थार का मरुस्थल जो भौतिक अंचल है, भौगोलिक अंचल है, उसके अंदर रण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सीफ बालू का स्तूप राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश में पाए जाते हैं? ऑप्शन सुनिए, अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार या पूर्वी मैदान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का थार का मरुस्थल। दोस्तों थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले बालू का स्तूपों का एक प्रकार है सीप, और ये किस भाग में पाए जाते हैं? थार के मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश में पाए जाते हैं? ऑप्शन है अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल,
हाड़ौती का पठार या पूर्वी मैदान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का थार का मरुस्थल। दोस्तों थार के मरुस्थल के अंदर जो पाए जाने वाले बालू का स्तूप हैं उनके अलग अलग प्रकार हैं, जैसे सीप है, जैसे अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को ही बरखान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान के पश्चिमी भाग में बाप के पथरीले बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र का विस्तार किस या किन जिलों में है? पथरीले बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, जिनको पश्चिमी राजस्थान के अंदर पश्चिमी भाग के अंदर बाप के नाम से संबोधित किया जाता है, तो उनका विस्तार किन जिलों में है? देखिए पहला है फलोदी जोधपुर, दूसरा है चंदन साकरा जैसलमेर, तीसरा है पहला और दूसरा दोनों है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तीसरे नंबर का कि पहला और दूसरा। मतलब राजस्थान के पश्चिमी भाग में बाप के पथरीले बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र का विस्तार फलोदी जोधपुर और चंदन साकरा क्षेत्र जैसलमेर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसलमेर जिले में स्थानांतरित बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। ऑप्शन देखिए खादर, बरखान, खड़ीन या धरियन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का बी, बरखान। दोस्तों जैसलमेर जिले में स्थानांतरित बालू का स्तूपों को बरखान के नाम से जाना जाता है। इनको चलायमान बालू का स्तूप भी कहा जाता है, इन्हीं को स्थानांतरित बालू का स्तूप भी कहा जाता है, इन्हीं को बरखान भी कहा जाता है, इन्हीं को अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। जैसलमेर में स्थित पलाया झीलें स्थानीय भाषा में कहलाती हैं। ऑप्शन है खादर, बरखान, खड़ीन या धरियन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, खड़ियन। दोस्तों जैसलमेर के उत्तर दिशा में बड़ी संख्या में पलाया झीलें पाई जाती हैं जो निम्न कागारों से घिरी रहती हैं और उनको क्या कहा जाता है? खड़ीन। स्थानीय भाषा में खड़ीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? ऑप्शन है अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार या पूर्वी मैदान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का थार का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखिए, आक्कलवुड फॉसिल पार्क, आक्कलवुड फॉसिल पार्क किस प्रदेश में है? ऑप्शन देखिए बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, गोडवार प्रदेश या नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। दोस्तों बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, उसमें तो क्या पाए जाते हैं? उसमें तो बालू का स्तूप पाए जाते हैं जिनका नाम मैंने अभी बताए थे, सीप, बरखान, जिनको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहा जाता है। इसके अलावा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, इसके अलावा तारा बालू का स्तूप। ठीक है, ये तो पाए जाते हैं बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश में। और आक्कलवुड फॉसिल पार्क जो है ये पाया जाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में तेल व गैस के व्यापक भंडार किस काल की चट्टानों से प्राप्त हुए? ठीक है, ऑप्शन देखिए टर्शियरी काल की, प्लेस्टोसीन काल, इयोसीन काल या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा टर्शियरी काल। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर तेल और गैस के व्यापक भंडार मिले। तो ये व्यापक भंडार जो हैं ये टर्शियरी काल के चट्टानों से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए दोस्तों विस्तार से जानकारी, यहाँ पर आप इनको और भी अच्छी तरीके से जो है समझ सकते हैं, इनका अधिगम कर सकते हैं। देखिए पलाया झीलें राजस्थान के थार मरुस्थल में पाई जाती हैं। ठीक है, फिर है राजस्थान के थार मरुस्थल या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर वाली समवर्षा रेखा दो भागों में बांटती है। याद रखना कौन कौन से दो भाग है? रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान। ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में अवस्थित रेतीले शुष्क मैदानी भाग में कई खारे पानी के छिछले क्षेत्र हैं जो कि खारे पानी की झीलों या पलाया झीलों के उदाहरण हैं, जैसे बापकरण, पोखरण आदि। दोस्तों आगे देखिए, जैसलमेर के उत्तर दिशा में बड़ी संख्या में स्थित पलाया झीलें
जो प्राय निम्न कागारों से घिरी रहती हैं उन्हें खड़ीन कहा जाता है। दोस्तों हर लाइन के अंदर एक क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए, राजस्थान के थार मरुस्थल के उपभाग, थार मरुस्थल का दो भाग बना बताया था ना आपको, एक रेतीला शुष्क मैदान और एक अर्ध शुष्क मैदान। ठीक है, तो रेतीला शुष्क मैदान जो है उसको धरातलीय विविधता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है बालू का स्तूप युक्त मरुस्थली प्रदेश, दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, अब आगे देखिए, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थली प्रदेश का एक विशिष्ट भू आकृतिक लक्षण है बालू का स्तूप। याद रखना, ये प्रदेश मोटी एवं विस्तृत पवनों द्वारा निक्षेपित मिट्टियों वाला प्रदेश है जहां बड़ी संख्या में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये बालू का स्तूप वायु अपरदन एवं निक्षेपण का प्रतिफल है जो मार्च से जुलाई तक अत्यधिक मात्रा में रहती है। इसके बाद देखिए, बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों के महत्वपूर्ण प्रकार है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बरखान जो बालू का स्तूप है उन्हीं को अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहा जाता है। और ये किस प्रकार के बालू का स्तूपों के प्रकार हैं? ये हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों के प्रकार। ठीक है, फिर देखिए, बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों की आकृति अर्धचंद्राकार होती है और इनका निर्माण पवन की दिशा के लंबवत होता है, परंतु इनके दोनों सिरे जो कि सीप की भांति प्रतीत होते हैं उनका विस्तार पवन के बहाव की दिशा में होता है। तो वैसे तो बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप हैं उनका बहाव पवन के बहाव की दिशा के लंबवत होता है, लेकिन इनके जो दोनों सिरे होते हैं ना, इन बालू का स्तूपों के दोनों जो सिरे होते हैं जिनको सीप कहा जाता है या सीप की भांति जो प्रतीत होते हैं, इनका विस्तार जो होता है ये पवन के बहाव की दिशा में होता है। फिर देखिए, इन बालू का स्तूपों में पवनानुमुखी ढाल का मतलब पवन के सम्मुख ढाल सामान्य होता है, जबकि पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है। ये एग्जाम में आते हैं दोस्तों। इन बालू का स्तूपों की ऊंचाई 10 से 20 मीटर के मध्य सामान्यतः पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित प्राकृतिक प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित प्राकृतिक प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, शुष्क मरुस्थली प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थली प्रदेश या गोडवाड़ प्रदेश या आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का, अर्ध शुष्क मरुस्थली प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्राकृतिक प्रदेश में पवनों के अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक कार्यों की प्रधानता पाई जाती है? पवनों के अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक कार्यों की प्रधानता किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन है शुष्क मरुस्थली प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थली प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश या आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, गोडवाड़ प्रदेश। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि गोडवाड़ प्रदेश का ही दूसरा नाम है लूनी बेसिन या लूनी जवाई मैदान। अगला क्वेश्चन देखिए, थार मरुस्थल विभाग में एकमात्र एकत्रित अपवाह तंत्र का उदाहरण है। एकत्रित अपवाह तंत्र का उदाहरण, ऑप्शन देखिए, लूनी नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ, गग्गर नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का, लूनी नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी है। ऑप्शन है लूनी नदी, जवाई नदी, गग्गर नदी या माही नदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान मार्च के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ऑप्शन है नाचना, चांदना, पोकरण, खुड़ी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का, नाचना। दोस्तों जब रेगिस्तान किन्हीं कारणों से आगे बढ़ता है तो उसको रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने हेतु कौन सा वृक्ष लगाया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, शुभबुल, सहतूत, रतनजोत या होहोबा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, शुभबुल। दोस्तों मरुस्थलीकरण उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी भूभाग में रेगिस्तान यानी मरुभूमि का निर्माण और विस्तार होता है। ठीक है,
तो इस मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए मरुभूमि के अनुकूल वृक्ष होते हैं सुबबुल, खेजड़ी, किक्कर, रोहिड़ा, इनको लगाने से मरुस्थलीकरण का प्रभाव प्रसार जो है उसको रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को कहते हैं, अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, बरखान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा थर्ड नंबर का बरखान। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थली घोषित किया है? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थली घोषित किया है? ऑप्शन है 10 जिलों को, 12 जिलों को, 14 जिलों को या 16 जिलों को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का 12 जिलों को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है वनोन्मूलन, सौंदर्य ऊर्जा उत्पादन, सौंदर्य नहीं है, सौर्य ऊर्जा उत्पादन, अतिचारण, जनसंख्या दबाव। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर है वो है सौर्य ऊर्जा उत्पादन, सेकंड नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व मरुस्थलीकरण विरोध दिवस, विश्व मरुस्थलीकरण विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन देखिए 5 जून को, 17 जून को, 5 मई को या 17 मई को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का 17 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण विरोध दिवस प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2016 में इसरो द्वारा प्रकाशित एटलस के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने में सबसे अधिक भूमिका है। ऑप्शन देखिए जल क्षरण, वायु क्षरण, वनोन्मूलन या जनसंख्या दबाव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वायु क्षरण, 2 नंबर का। दोस्तों 2016 में इसरो द्वारा प्रकाशित एटलस के अनुसार मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वैसे जल संरक्षण है, जल क्षरण है, लेकिन राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज़्यादा जो कारक तत्व है वो है वायु क्षरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पवन विदर यानी विंड गैप किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए गोडवार प्रदेश में, शेखावाटी प्रदेश में, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश में या घग्गर मैदान में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का नागौर उच्च भूमि प्रदेश में। दोस्तों पवन विदर का मतलब क्या होता है कि ये जो नागौरी उच्च भूमि प्रदेश है इसमें कई स्थानों पर अरावली पर्वतमाला जो है उसकी श्रृंखलाएं खंडित अवस्थाओं में पाई जाती हैं तथा पहाड़ी खंडों के बीच में कई स्थान पाए जाते हैं जिनको क्या बोला जाता है? पवन विदर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, घग्गर नदी मार्ग के पाट को राजस्थान में क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए नाल, नाली, नाला या नल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा सेकंड नंबर का नाली। दोस्तों घग्गर नदी जो है इस नदी के मार्ग का पाट चिकनी, काली और सख्त मिट्टी से बना हुआ है जिसको राजस्थान में नाली कहा जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि घग्गर नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील से, हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील वाले क्षेत्र से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, घग्गर मैदानी प्रदेश का विस्तार किन जिलों में है? घग्गर मैदानी प्रदेशों का विस्तार किन जिलों में है? ऑप्शन देखिए गंगानगर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ चूरू, गंगानगर बीकानेर या बीकानेर चूरू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का गंगानगर हनुमानगढ़। इन जिलों में घग्गर नदी मैदानी प्रदेश का विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखिए, जालोर ट्रेक के नाम से किस प्रदेश को जाना जाता है? ऑप्शन देखिए गोडवाड प्रदेश, आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश, नागौर उच्च भूमि प्रदेश या घग्गर का मैदान प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गोडवार प्रदेश, 1 नंबर का। दोस्तों गोडवार प्रदेश को जालोर ट्रेक के नाम से जाना जाता है या इसी का दूसरा नाम है माला, जालोर ट्रेक या माला, और इसका विस्तार है दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, जालोर तथा पश्चिमी सिरोही क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से आंतरिक जल प्रवाह वाला विस्तृत मैदानी क्षेत्र है? निम्न में से आंतरिक जल प्रवाह वाला विस्तृत मैदानी क्षेत्र कौन सा? ऑप्शन देखिए गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश या घग्गर का मैदान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का शेखावाटी प्रदेश।
दोस्तों आंतरिक जल प्रवाह का मतलब ये होता है कि जब नदियां अपना पानी स्वतंत्र रूप से या किसी नदी तंत्र का हिस्सा बनकर के सागरों तक नहीं पहुंचाती हैं तो उनके बहाव क्षेत्र को आंतरिक प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलोढ़ मिट्टी की तली वाला रेतीला मैदानी प्रदेश है। ऑप्शन देखिए, गोडवार प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि प्रदेश या गग्गर का मैदान प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गग्गर का मैदान प्रदेश, 4 नंबर का। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये तो आप देख ही रहे हो दोस्तों वीडियो कितनी मेहनत से तैयार कर रहा हूँ, और इसमें जो मैटर मैंने दिया है ना आपको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से रिलेटेड जो जानकारी मैंने प्रदान की है, मेरी गारंटी है किसी भी एक बुक में या एक गाइड के अंदर ये पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थियों तक भी पहुंच सके और मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके, मैं भी और ज़्यादा मेहनत से आपका वीडियो बना सकूं, आपके लिए वीडियो बना सकूं। आप वीडियो देख रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।